पार्लियामेंट्री जो कमिटीज होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखो भैया, सबसे पहले आपको एक डिफरेंस याद रखना है। एक होती है कैबिनेट कमिटीज, राइट। एक होती है कैबिनेट कमिटीज और दूसरा जो होता है वो होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है पार्लियामेंट से डील करती हैं, इसके वर्किंग से, इसके फंक्शन से डील करती हैं। और जो कैबिनेट कमिटीज होती हैं, ये जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, उससे डील करती हैं, उनके काम को आसान बनाती हैं। ठीक है। अब कमिटीज होती क्या है? तो कमिटीज होती है बेसिकली ग्रुप ऑफ मेंबर्स, राइट। ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कमिटीज बोलते हैं। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसके बाद अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं, बट मैं ज़्यादा यहाँ पर लिखने वाला नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कमिटीज़ बता दी। तो कमिटीज़, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग जो कमेटी होती है परमानेंट इन नेचर होती है। परमानेंट इन नेचर मीन्स ये नहीं कि हमेशा बनी रहेगी एक ही तरह, नहीं। इसका 1 साल का टेन्योर होता है और हर 1 साल में इसका इलेक्शन या तो होगा और या तो नॉमिनेशन होगा। ठीक है, या तो इलेक्शन होगा या तो नॉमिनेशन होगा। जो एडहॉक कमेटी होती है ये टाइम टू टाइम जो है बनाई जाती हैं। ठीक है, बेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, टाइम टू टाइम ये बनाई जाएंगी। जब कोई रिक्वायरमेंट होगा ऐसा, तब ये कमिटीज बनाई जाती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर वापस आते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें आपके कमिटीज के बारे में, ठीक, तो कमिटीज जो होती हैं ये दो टाइप की कमिटीज होती हैं। एक आपका कमिटीज होती है स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरा जो कमेटी होती है वो होती है एडहॉक कमेटी। अब एडहॉक जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो है परमानेंट इन नेचर नहीं होंगी। ठीक है, परमानेंट नहीं होंगी। जो आपके ये हैं बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी, ये परमानेंट इन नेचर होती हैं। ठीक है, परमानेंट इन नेचर होती हैं। ये जो कमिटीज होती हैं टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट जैसा इनका होता है ये सेटअप की जाती हैं, और जब ये अपना पर्पज खत्म कर देती हैं तब इसको डिसबैंड कर दिया जाता है। ये जो होती है ये हमेशा रहती है, हर 1 साल में इसका जो है। अब इसको याद रखना कि दो टाइप के मेंबर इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, दो टाइप से। पहला होता है कि इलेक्शन के थ्रू, जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं वो इलेक्शन के थ्रू बनाई जाती हैं, उसके मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। और दूसरा जो है नॉमिनेशन के थ्रू होता है। तो जो नॉमिनेशन के थ्रू होता है वो चेयरमैन करता है। ठीक है, स्पीकर वहाँ पर करेगा, ठीक है, और चेयरमैन राज्यसभा में करेगा। तो ये दोनों इनको नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को। ठीक, अब कुछ कमिटीज इलेक्शन के द्वारा और कुछ कमिटीज नॉमिनेशन के द्वारा, इतना याद रखना है। ठीक है, इतना बिल्कुल आपको याद रखना है। अब अगर हम पहले स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो इसमें आपके फाइनेंशियल कमिटीज आ जाती हैं, जिसमें 3 कमिटीज हैं। अगर यही पूछ लेता है कि फाइनेंशियल कमेटी में कितने कमिटीज हैं, तो 3 कमिटीज हैं। उसके बाद डीआरसीस आ जाती हैं, यानी डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज, जो टोटल नंबर इसका 24 है। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोई डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो है आपका वो आ जाता है इंक्वायरी कमेटी। ठीक, इंक्वायरी कमेटी जो बेसिकली वो भी 3 नंबर में है, मतलब 3 कमेटी इंक्वायरी कमेटी से रिलेटेड है। ओके, और उसके बाद में चलो इंक्वायरी कमेटी होगा। ठीक है, इंक्वायरी कमेटी हो गया 3। अब क्या है? अब है सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रूटनाइज करना, ठीक है, और कंट्रोल करना। ये भी 6 होता है, 6 कमेटीज होती हैं। डे टू डे के लिए, डे टू डे के लिए जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग वगैरह होती है तो उनको हेल्प करने के लिए भी होता है। और बिजनेस हाउस वगैरह के लिए तो 4 कमेटीज होती हैं। और उसके बाद हाउस कीपिंग कमेटी, हाउस कीपिंग कमेटी, ये टोटल नंबर 4 होती है। ठीक, अब हम अगर यही बात करें एडहॉक कमेटी की, ठीक है, एडहॉक कमेटी में आपको याद रखना है वो है इंक्वायरी कमेटी। ठीक, इंक्वायरी कमेटी, ये 15 कमेटीज इंक्वायरी कमेटीज बनाई जाती हैं। और दूसरा जो है वो है एडवाइजरी कमेटी। अगर मान लो, एडवाइजरी कमेटी को समझना आसान है। अगर मान लो किसी का अपॉइंटमेंट करना है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के किसी चेयरमैन वगैरह को अपॉइंट करना है, तो फिर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी और ये रिकमेंड करेंगे, फिर गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी। ठीक, तो ये तो इसका रहा कुछ जर्नल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, क्या है? जर्नल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ मैंने बताया कि फाइनेंशियल कमेटी 3 होती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, किसी कमेटी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो इन 3 कमेटी के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक है एस्टीमेट कमेटी, एक है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक, अब उसके बाद डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज 24 हैं, जो बजट को एग्जामिन करती हैं, बिल्स और ग्रांट हो गया। फिर अदर कमेटीज हैं जैसे प्रिविलेज कमेटीज, पिटिशन कमेटीज, रूल और एथिक्स कमेटीज वगैरह, ये सब हैं। इसमें एडहॉक में सेलेक्ट कमेटीज ऑन स्पेसिफिक बिल या इशू के लिए सेटअप कर दी जाती हैं। इसके बाद जॉइंट कमेटी है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर एक कमेटी बना देते हैं, या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्कीम या इशूज को, लेकिन ये टाइम टू टाइम होता है। ठीक, क्या होता है? टाइम टू टाइम सेटअप होता है। अब आपको याद रखना एस्टीमेट कमेटी, ये जॉन मथाई,
ठीक है, जॉन मथाई के रिकमेंडेशन पर 1950s में बना था। ये जो है ये के मेनन, ठीक है, कृष्णा मेनन, ठीक है, कृष्णा मेनन के रिकमेंडेशन से ये कमेटी बनाई गई थी, जो हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम फाइनेंशियल कमेटीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल कमेटीज़ को। नाउ जो फाइनेंशियल कमेटीज़ होती है, मैंने बताया कि 3 टाइप की होती हैं। एक होता है पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक होता है एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, और एक होता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। 3 टाइप की कमेटीज होती हैं। मैंने बताया कि इसको भूलना ही नहीं, ठीक। अब हम सबसे पहला डिस्कस करते हैं, वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो पहली बार जो है सेटअप किया गया था 1921 में, ओके, 1921 में। इसका जो प्रोविज़न था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर मॉन्टेगू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म 1919 से लिया गया है, ठीक है। कब? 1919 से लिया गया है। इतना पता। मेंबर कितने हैं? तो इसमें 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर में से जो आपके होते हैं वो 15 होते हैं लोकसभा से, ओके, 15 होते हैं लोकसभा से। और अब कितना बचा? 7। तो 7 आपके होते हैं बेसिकली, वो होते हैं राज्यसभा से, ठीक। तो टोटल हो गए कितने? 22। अब इसका इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसके चेयरमैन होते हैं, वो बेसिकली अपोजिशन से पार्टी से होते हैं, ठीक है। चेयरमैन कहाँ होते हैं? अपोजिशन पार्टी से होते हैं। टेन्योर कितना होता है भैया? तो टेन्योर जो होता है वो 1 साल का होता है, 1 ईयर का इनका टेन्योर होता है। उसके बाद फिर ये इलेक्शन के थ्रू इसमें मेंबर अपॉइंट होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? तो इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट होते हैं, ओके, क्लियर। अच्छा, चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है? तो ये स्पीकर करेगा। कौन करेगा भैया? तो स्पीकर करेगा। कौन चेयरमैन अपॉइंट करेगा? स्पीकर करेगा। चेयरमैन कहाँ से होगा? वो होगा किससे? जो भी अपोजिशन पार्टी हैं उनसे होगा, वो सिलेक्ट करेंगे। क्या मिनिस्टर मेंबर बन सकते हैं? नहीं, मिनिस्टर किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? तो एग्जामिन करता है एनुअल रिपोर्ट को, ठीक है। कैग वगैरह की जो रिपोर्ट आती है उसको ये एग्जामिन करता है। क्या करता है? एग्जामिन करता है। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट का या फिर फाइनेंस अकाउंट का, पब्लिक एक्सपेंडिचर का, इन सब में जो है ये एग्जामिन करता है। क्या करता है? एग्जामिन करता है। और इसी कमिटीज़ को एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इसी कमिटीज़ को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? गाइड, फ्रेंड, ओके, एंड फिलोसफर। इस कमिटी कैग को, यानी कैग क्या है? कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ये इस कमेटी का गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर है, ओके। इतना पता, ये इंपॉर्टेंट है। आ चुका। मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ये भी आपको पता है। अब जो दूसरा कमिटीज हैं, ठीक है, वो हमारी कमिटीज हैं एस्टीमेट कमेटी। मैंने बताया कि ये इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ये सिलेक्ट किया गया, मतलब बनाया गया, क्रिएट किया गया। जॉन मथाई, ठीक है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जॉन मथाई जो है बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर तो बलदेव सिंह थे, ओके। तो जॉन मथाई क्या थे भैया? तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ओके, फाइनेंस मिनिस्टर। इनके रिकमेंडेशन से 1950 में ये कमेटी बनाई गई थी। ओरिजिनली बात करें, ओरिजिनली बात करें तो इसमें 25 मेंबर्स थे, ठीक है, 25 मेंबर। लेकिन अब प्रेजेंट में बात करें तो इसमें आपके 30 मेंबर हैं। कितने हैं? 30 मेंबर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओनली लोकसभा का ही रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनका सिलेक्शन होता है। और जो टर्म मैंने बताया 1 साल का ही होता है, ठीक। अच्छा, चेयरमैन कौन होगा? तो चेयरमैन जनरली रूलिंग पार्टी से होंगे। चेयरमैन कहाँ से होंगे? रूलिंग पार्टी से होंगे। मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं बन सकते। क्या है? मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है। ये इसका वर्क क्या है? पोस्टमार्टम, ठीक है। ये पूछा जाता है कि किस कमेटी का वर्क को डिस्क्राइब किया गया सर नेचर ऑफ अ पोस्टमार्टम, मतलब पोस्टमार्टम होने के बाद में आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। यानी इसका मेन फंक्शन क्या है ये हमको समझना होगा। तो मेन फंक्शन है इसका, जो भी एस्टीमेट हैं, क्या है? जो भी एस्टीमेट हैं जो बजट में इंक्लूडेड हैं, ठीक है, जो बजट में इंक्लूडेड है उसको एग्जामिन करना। एग्जामिन द एस्टीमेट बेसिकली दैट आर इंक्लूडेड इन बजट। और इसके बाद एग्जामिन ही नहीं करना, कुछ आपको इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी कर रहे हैं वो सही तरीके से हो, ठीक। ये इतना इसका काम है, ओके। अब बात करते हैं तीसरी कमेटीज का, जो फाइनेंशियल कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस है। ये बना था 1964 में। कब बना था? 1964 में।
रिकमेंडेशन कृष्णा मेनन, किसका रिकमेंडेशन है भैया? तो वह कृष्णा मेनन का, ठीक, कृष्णा मेनन का। ओरिजिनली कितने मेंबर थे? तो 15 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे, ठीक है। 10 जो है 10 लोकसभा से थे और 5 जो है राज्यसभा से थे। अब प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट में इसमें भी 22 मेंबर हैं, जिसमें 15 आपके लोकसभा से हैं और 7 आपके राज्यसभा से हैं, तो टोटल होगा, ठीक, इतना होगा। सिंगल ट्रांसफरेबल टर्म वही 1 ईयर, चेयरमैन, स्पीकर, और बेसिकली हाँ ये एक बात याद रखना, चेयरमैन केवल इसके लोकसभा से होंगे, ठीक है, केवल लोकसभा से होंगे, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होंगे, और इनको स्पीकर ही अपॉइंट करेगा, ठीक है। अब इनका रिपोर्ट जो आती है आपकी बेसिकली जो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग का जो रिपोर्ट है उसको, पैक की जो रिपोर्ट आती है पब्लिक अंडरटेकिंग में, उसको एग्जामिन करना है, ठीक। ये भी वर्क इनका पोस्टमार्टम की तरह है, ठीक। टेक्निकल एक्सपर्ट इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इन 3 कमेटी के बारे में भूलना नहीं है। अच्छा, मेंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको बता दूं, पहले आपने देखा होगा 22 मेंबर, उसके बाद 30 मेंबर, फिर उसके बाद 22 मेंबर, यानी ये पीएससी हो जाएगा, ये एस्टिमेट हो जाएगा, और ये अंडरटेकिंग हो जाएगा, तो 22 बीच में एक 30 है। क्लियर? अच्छा, इसमें जो पब्लिक अंडरटेकिंग में सिर्फ राज्यसभा से, सॉरी, चेयरमैन इसके लोकसभा से होंगे, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके चेयरमैन अपोजिशन पार्टी के होते हैं। इतना समझ में आया? अब यहीं पर थोड़ा सा हम डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो भैया, जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज होती है इसमें टोटल 31 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 31 मेंबर मैक्सिमम होते हैं। इसमें 21 जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा से, जो को स्पीकर अपॉइंट करता है, स्पीकर अपॉइंट करता है। और बाकी जो 10 मेंबर होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से, जिसको चेयरमैन अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा, अपॉइंटमेंट हो रही है। क्या हो रहा है? इलेक्शन नहीं हो रहा, अपॉइंटमेंट हो रही है। इसमें भी मिनिस्टर आपके जो होते हैं वो मेंबर नहीं बन सकते, ठीक। इनका भी टर्म जो होता है वो बेसिकली 1 ईयर होता है। अरे 31 मेंबर हर एक कमिटीज में रहेंगे, याद रखना है, ठीक। हर एक कमिटीज में 31 मेंबर रहेंगे, और यहाँ पर इलेक्शन नहीं होना है, यहाँ पर क्या होना है? अपॉइंटमेंट होगा, ठीक। आप इस टर्म वही है। अच्छा, लोकसभा में जो है आपके आउट ऑफ 24 डीआरसीज, लोकसभा में सबसे ज़्यादा है वो है 16, और राज्यसभा में जो है वो है टोटल कितना बचा? 8, ठीक है। तो राज्यसभा में 8 कमिटीज है डीआरसी का, और लोकसभा में 16 कमिटीज हैं डीआरसी का, ठीक है। फंक्शन जो है इसका अगर पूछ लेता है, मान लो कि फंक्शन, तो जो रूल्स होते हैं ना, प्रोसीजर या फिर जो बिजनेस रूल होते हैं लोकसभा का, जिसमें रूल नंबर है 331 का सी से लेकर 331 का क्यू तक, ये इतना डीआरसी के फंक्शन से डील करता है। अच्छा, डीआरसी का फंक्शन क्या है ये भी हमको समझना है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटेबिलिटी बनाना, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखना, किसके? एग्जीक्यूटिव के अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखना, ठीक। एग्जीक्यूटिव के अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखना, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसको हेल्प करना, वही तो होगा, ठीक। उसको क्या करना? हेल्प करना, ओके। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट के जो डिबेट वगैरह होता है उनमें ये असिस्ट करता है, इतना याद रखो बस, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले जो है 1936 में रूल्स कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, ठीक। रूल्स कमेटी के रिकमेंडेशन पर डीआरसीज बनाई गई थी। पहले जो है वो 17 डीआरसीज थी। कितने थी? 17 डीआरसीज थी। तो इनिशियली 24 नहीं थी, 17 डीआरसीज ही थी। फिर 2004 में 7 डीआरसी और ऐड की गई, ठीक है, 7 डीआरसी और की गई, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है, वो है एग्रीकल्चर का, साइंस और टेक्नोलॉजी का, और एक है इन्वायरमेंट का, ठीक है, ओके। ये कब ऐड की गई? तो ये ऐड की गई 1989 में। तो ये पहले ही ऐड हो चुकी थी 1989 में। उसके बाद में फिर 2004 में 3 हो गई, 4 और ऐड किया गया, तो टोटल 7 हो गई। यानी 1936 में 17 थी, 1984 में 3 और ऐड किया गया, कितना होगा? 20, और 2004 में 4 और ऐड किया गया, तो टोटल अब 24 हो गया, ठीक है। कितना होगा? 24 हो गया। इतना समझ में आया? अब आपके जो मेन है वो बेसिकली ख़त्म हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा तेज चलेंगे और थोड़ा सा जो है कम टाइम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट रह नहीं गया। अब इंक्वायरी कमिटीज, कमिटीज ऑन इंक्वायरी, ठीक। कमिटीज ऑन इंक्वायरी, इंक्वायरी कमेटी में 3 कमेटी होती, एक है आपका पिटीशन की कमेटी, एक है आपका प्रिविलेज की कमेटी, ठीक है, प्रिविलेजेस की कमेटी, और एक है आपका इथिक्स कमेटी। क्या है? इथिक्स कमेटी। तो कमेटी ऑन इंक्वायरी में 3 कमेटी, पिटीशन, प्रिविलेज और इथिक्स, ठीक है। अब लोकसभा में इसके जो पिटीशन के हुए वो लोकसभा में 15 मेंबर रहेंगे,
और राज्यसभा की अपनी कमेटी होती है जिसमें 10 मेंबर रहेंगे। ठीक है, राज्यसभा में 10 मेंबर रहेंगे। इतना पता चला। ठीक, ये पिटिशंस जो होती हैं बिल्स पर या फिर जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस पर पिटिशन होता है उसको एग्जामिन करती हैं, उसको देखती हैं। अब बात करते हैं प्रिविलेज कमेटी की। तो इनका नेचर, अगर हाँ ये पूछ लेता है इनका नेचर कैसा होता है, तो ये सेमी जुडिशियल नेचर होता है। कैसा? सेमी जुडिशियल नेचर इनका होता है। किसका? प्रिविलेज कमिटीज का। ये जो है मेंबर्स होते हैं, या फिर अगर कोई प्रिविलेज जो मेंबर्स का मिलता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उस प्रिविलेज के अगेंस्ट में वो कोई काम करते हैं तो ये एक्शन रिकमेंड भी कर सकती है। अब इसमें भी सेम है, लोकसभा में 15 मेंबर और राज्यसभा में 10 मेंबर। ठीक है, 15 है आपके लोकसभा में और राज्यसभा में 10 मेंबर। ठीक, इतना याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका इथिक्स कमेटी। तो इथिक्स कमेटी जो बनाई गई थी, इथिक्स कमेटी वो बनाई गई है कब? 1997 में। तो पहले बनाई गई थी राज्यसभा में, फिर उसके बाद में जो है आपका 2000 में, ठीक 2000 में लोकसभा में बनाएगी एथिक्स कमेटी। तो एथिक्स से नाम ही कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, उनको ये देखती है। ओके, तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज। अब जो और बाकी कमिटीज हैं जैसे स्क्रूटनी और कंट्रोल। ठीक, स्क्रूटनी और कंट्रोल में टोटल 6 कमिटीज हैं। ठीक है, एक है गवर्नमेंट कमिटी, गवर्नमेंट एश्योरेंस का मतलब जो भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो भी एश्योरेंस दी है उसको एग्जामिन करना। ठीक, इसमें भी वही 15 मेंबर लोकसभा से और 10 मेंबर राज्यसभा से। ये गवर्नमेंट एश्योरेंस वाली कमेटी 1953 में बनाई गई थी। पहला होगा। दूसरा दूसरा जो है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की कमेटी। इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, मतलब ये रिपोर्ट जो हाउस होता है, हाउस का रिपोर्ट्स वगैरह ये देखती है। ठीक है, रूल्स या बाई लॉज जो भी पार्लियामेंट ने इसको डेलीगेट किया है वो इसको प्रॉपरली देखती है। इसमें दोनों में 15-15 मेंबर होते हैं। ठीक है, 15-15, और 1953 में बनाई गई थी। ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का नाम ही मतलब है अगर पार्लियामेंट ने कुछ इनको काम दिया है, ठीक है, तो उसको देखना। जैसे लॉज हो गया, सब रूल्स हो गया, बाई लॉज हो गया, इन सबको एग्जामिन करना, उस पर रिपोर्ट देना, यही इनका काम है। 1953 में ये बनाई गई थी। कब? 1953 में 15-15 मेंबर होते हैं। तीसरी कमेटी है वो है पेपर लेट का कमेटी, कमेटी ऑन पेपर लेट। ठीक है, मतलब जो भी पेपर पार्लियामेंट में जाना है उसको एग्जामिन करती है। 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। इसमें 15 मेंबर लोकसभा में और राज्यसभा में 10 मेंबर। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 मेंबर। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में 15-15 है, बाकी सब 15 और 10 चल रहे हैं। ठीक, इतना याद रखना, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो आदमी होगा। बहुत सारी कमिटीज हैं। अब 3 कमेटी में बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 कमेटीज़ के मेंबर सेम है। एक है SC/ST पर जो कमेटी होती है, SC/ST पर कमेटी होती है, इसमें 30 मेंबर होते हैं। 20 आपके जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक, अब जो भी नेशनल कमीशन, ठीक, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के जो भी इनका रिकमेंडेशन है, रिपोर्ट है, इसको एग्जामिन करती है। ठीक, अब ये होगा, कितने हो गए? 4। 5वां क्या है? ओमेन पर। ओमेन पर जो भी कमेटी है उसमें भी 30 मेंबर ही होते हैं और इसमें भी आपके 20 लोकसभा से होंगे और 10 जो है वो राज्यसभा से होंगे। अब जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उसकी जो रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करेगा और अपना मेजर सजेस्ट करेगा। कितने हो गए? 5। लास्ट है जो आपके ये सब स्क्रूटनाइज और कंट्रोल का है, 6 बताया था मैंने। अब है लास्ट, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है। किस पर है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर। ये दोनों में इसका ज्वाइंट कमेटी है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का ये जो है ज्वाइंट कमेटी है। ठीक, इसमें मेंबर कितने होते हैं? तो मेंबर टोटल 15 होते हैं, जिसमें से 10 जो आपके होते हैं लोकसभा से होते हैं और 5 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक, ज्वाइंट कमेटी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर। तो स्क्रूटनी में 6 कमेटी होगा। एथिक्स कमेटी मैंने बता ही दिया है। 6 कमेटी में गवर्नमेंट एश्योरेंस वाले और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, पेपर लेट, SC/ST, वुमेन, और फिर उसके बाद में लास्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक, इतनी कमेटीज होगी। अब डे टू डे बिजनेस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझते हैं। डे टू डे बिजनेस वाली कमेटीज जो होती हैं, जो डे टू डे बिजनेस कमेटीज होती हैं, ये पार्लियामेंट को उनके प्रोसीडिंग में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसमें पहला जो है वो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये जो है प्रोग्राम, ठीक, या फिर टाइम टेबल जो बेसिकली आपका होता है पार्लियामेंट का, वो डिसाइड करती हैं कि कब का जो है करना है। टाइम को अलोकेट करना भी इनका काम होता है, टाइम अलोकेशन। ठीक, टाइम अलोकेशन इनका काम होता है। अब इसमें 15 मेंबर होते हैं, तो लोकसभा से होंगे, राइट। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो होगा, स्पीकर इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ये पता है ना।
अगर आपने स्पीकर के बारे में नहीं पढ़ा तो पढ़ना, तब पता चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, इन सब के चेयरमैन कौन होता है? तो वो स्पीकर ही होता है। अच्छा, 11 मेंबर जो होते हैं वो आपके राज्यसभा में होते हैं, और यहाँ पर जो आपके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के, वही इसके चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियो। तो ये रहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इस कमेटी का काम है टाइम एलोकेट करना फॉर द सर्टेन ट्रांजेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा क्या है भैया? दूसरा जो है इनमें डे टू डे बिजनेस में, वो है प्राइवेट मेंबर्स के बिल से रिलेटेड। ठीक, जो मिनिस्टर नहीं है उनके द्वारा जो बिल लाया जाता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो इनको भी एग्जामिन करना होगा, अलोकेट करना होगा, टाइम अलोकेशन। ठीक, टाइम अलोकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्स या रेजोल्यूशन जो प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा लाए जाते हैं उसको टाइम देना या उसको डिस्कशन के लिए क्या करना है, वो सब ये इंपॉर्टेंट है। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 15 मेंबर होते हैं आपके लोकसभा में, और जो आपका डिप्टी स्पीकर होता है, क्या होता है? डिप्टी स्पीकर होता है, वो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और एक बात आपको पता होगी कि जो डिप्टी स्पीकर किसी भी कमेटी का मेंबर बनेगा तो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो हो जाएगा। ठीक है, अब राज्यसभा में ये कमेटीज नहीं होती, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कमेटी का नाम बताओ जो राज्यसभा में नहीं होती। तो क्या है? प्राइवेट मेंबर्स बिल का। तो डील कौन करता है? तो डील बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही डील करती है राज्यसभा में। ठीक, इतना क्लियर? अच्छा, पेजेस भी खत्म हो चुके हैं। और एक है रूल्स कमेटी, ये है तीसरा कमेटी। तो रूल्स कमेटी जो होती है बेसिकली, ये जो प्रोसीजर होता है, कंडक्ट होता है, उसको डील्स करती है, मतलब रूल्स बनाती है, रूल्स को देखती है जो भी पार्लियामेंट में होता है, जो भी उनके प्रिविलेज वगैरह जो भी है ना, उन सबको ये देखना रूल्स कमेटी का काम है। इसमें जो आपके होते हैं वो 15 मेंबर होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जो इसका स्पीकर होगा वो चेयरमैन होगा। स्पीकर क्या होंगे भैया? तो भी चेयरमैन होंगे। क्या राज्यसभा में होगा? बिल्कुल होगा। राज्यसभा में इसके 16 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 16 मेंबर, और चेयरमैन जो होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर इतनी सारी बातें डिस्कस कर दी है, जो जो भी इंपॉर्टेंट था, सारी कमिटीज को मैंने डिस्कस कर दिया, बस मेंबर्स को याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि कब क्या हो रहा है, राइट, आई मीन कौन सी कमेटी कब सेटअप की जा रही है, उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, उस सबको ध्यान में रखना है, जो जो मैंने यहाँ पर बताया। अच्छा, सॉरी 1 सेकंड। हाँ, डे टू डे बिजनेस में एक कमेटी और याद रखना है, चौथा डे टू डे बिजनेस कमेटी में, वो है आपका अब्सेंस ऑफ मेंबर। अगर कोई मेंबर अब्सेंस हो जाता है, ठीक है, तब क्या करना है, उसका देख रेख कौन करेगा? तो एक कमेटी करेगी। इसमें सिर्फ लोकसभा में मेंबर हैं, और इसमें 15 मेंबर होते हैं। राज्यसभा में इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, जो हाउस है राज्यसभा में वही देखता है। तो राज्यसभा में मैंने क्या बताया, एक प्राइवेट मेंबर बिल का, ठीक, और दूसरा अब्सेंस ऑफ मेंबर का, इन दोनों का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ओके। अच्छा, अब एक पॉइंट जो बचा है, वो बचा है बेसिकली आपकी, यहाँ से मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, वो है हाउस कीपिंग कमिटीज़ का, हाउस कीपिंग कमिटीज़ का, जिसमें 4 हैं। इन 4 में पहला जनरल पर्पज कमेटी, इसके भी याद रखना चेयरमैन कौन होगा, तो चेयरमैन वही होंगे स्पीकर। जनरल पर्पज कमेटी। एक है जो आपका हाउस कमेटी, जो भी मेंबर्स होते हैं उनको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए, जैसे हमको पता होगा कि दिल्ली में इन सबको जो भी एमपी इलेक्ट होकर आते हैं उनको हाउस अलॉट किया जाता है, राइट, रहने खाने पीने इन सब का देखा जाएगा। तो ये होता है। और तीसरा जो है वो लाइब्रेरी, अब उनको पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, कितने पढ़े लिखे कोई मतलब नहीं है, लाइब्रेरी भी उनके लिए उपलब्ध होती है। अच्छा, लाइब्रेरी में 9 मेंबर होते हैं, जिसमें 6 और 3 का रेशियो रहेगा, यानी 6 जो है लोकसभा के, और 3 राज्यसभा के। हाउस कमेटी में लिखते हुए चलना, ठीक है, 12 मेंबर होंगे, और ये सिर्फ लोकसभा से होंगे। ठीक, हाउस कमेटी में। ओके, इतना पता हो गया। अब एक कमेटी जो लास्ट बची इसका, हाउस कीपिंग कमेटी का, वो है सैलरीज, ओके, एंड अलाउंसेस पर। इसमें दोनों में होंगे तो 15 मेंबर होते हैं। इसमें टोटल 10 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, और 5 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक, रूल्स रेगुलेशन जो सैलरी जो पेमेंट का, इन सबको यहाँ पर डिफाइन करता है। तो ये रहा आपकी सारी कमिटीज़ को इंपॉर्टेंट वे में किस तरह आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पर सब कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया है। कमिटीज़ होती क्या हैं, कैसे कमिटीज़ बनती हैं, कुछ सिलेक्शन के थ्रू बनती हैं, कुछ नॉमिनेशन के थ्रू बनती हैं। डिप्टी चेयरमैन जिस भी कमेटी का मेंबर होगा वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा। रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पज कमेटी, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन स्पीकर ही होते हैं। ठीक, ओके, समझ में आ गया। अच्छा, जनरल प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक, इस पर राज्यसभा में कोई कमेटी नहीं होती है,
एक हाउस कमेटी भी राज्यसभा में नहीं होती है। ठीक, इसको याद रखना, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ओके, और एक कमेटी का नाम बताओ जो मैंने बताया है कि उसमें जो है राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो कौन सी है भैया? तो ऑप्शंस ऑफ मेंबर वाली। ठीक है, अगर कोई मेंबर ऑप्शन है तो उसके लिए भी कमेटी राज्यसभा में नहीं होती, हाउस जो होता है वो खुद ही डील करता है। अब आपको और किस टॉपिक पर अच्छे से वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और अपने साथ में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर रिकमेंड करिएगा। ओके, सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।